अभिजीत बहुत ही घमंडी इंसान था। गरीबों को अपने पास भी न भटकने देता। एक दिन सिग्नल पर ट्रैफिक जाम हुआ तो 8 साल की बच्ची 3 साल के भाई का हाथ पकड़ कर आई और बोली कि साहब जी ये पेंसिल खरीद लो, मेरा भाई 2 दिन से भूखा है। अभिजीत ने गाली देकर उसकी तरफ 50 रुपए फेंके और बोला, ये लो और दफा हो जाओ, और गाड़ी चलाकर घर आ गया। मगर गाड़ी के पीछे शोर सुनकर उसकी जान निकल गई, क्योंकि पेंसिल बेचने वाली लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़ों को अपने गंदे हाथों से छूने की। पूरा घर अभिजीत की चीख से गूंज उठा था। सभी नौकर सहम चुके थे। वो 16 साल की नौकरानी जो उसकी गंदी शर्ट को उठाकर धोने के लिए लेकर जाने वाली थी कि जब अचानक अभिजीत बाथरूम से निकल आया तो वो लड़की तो चीख उठी थी। अभिजीत कहने लगा कि तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मेरी शर्ट को हाथ लगाओ। शर्ट को हाथ लगाया तो लगाया, मेरी फेवरेट शर्ट को जमीन पर भी फेंक दिया। कितनी बार कहा है मम्मा आपको कि मेरे काम आप खुद किया करें। इन गंदे भिखारियों को मेरे कपड़ों को, मेरी चीज़ों को हाथ लगाने मत दिया करें। पहले उसने अपने गंदे हाथों से मेरी शर्ट को छुआ और अब इन्हीं गंदे हाथों से ही मेरी शर्ट को ज़मीन पर गिरा चुकी है। वो 16 साल की नौकरानी तो मारे डर के रोने लगी थी। तभी वहाँ पर अभिजीत की माँ भी आई थी। जब उसने बेटे को इस कदर गुस्से में देखा तो उसे समझाने लगी कि बेटा मैंने इससे कहा था। मगर अभिजीत का तो बस नहीं चल रहा था कि अपना सर ही फोड़ डाले। अगले पल उसने अपनी शर्ट को वहीं पर आग लगा दी थी। कहने लगा कि आज के बाद अगर आपके अलावा मेरी चीज़ों को किसी ने हाथ लगाया ना तो कसम खाकर कह रहा हूँ ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। हाथ देखिए, इसके कई कई हफ्तों की मैल की परतें इसके हाथों पर जमी हुई हैं। कामनी जी तो बस अपना सर पकड़कर रह चुकी थी। पूरे कमरे में शर्ट जलने की बदबू आ रही थी। अभिजीत वहां से शोर मचाता हुआ बाहर जा चुका था। 16 साल की मासूम नौकरानी एक तरफ बैठी रो रही थी। डरते डरते कामनी जी के पास आई और कहने लगी, मैम साहब मुझे माफ़ कर दे, मैं तो बस वही कर रही थी जो आपने कहा था। मुझे कहाँ पता था कि छोटे साहब इतना गुस्सा हो जाएंगे। कामनी जी अपने बेटे के स्वभाव से बिल्कुल ही अलग थीं। नौकरानी के कंधे पर हाथ रखकर बोली कि चिंता मत करो, बस ये कचरा यहाँ से समेटो और आइंदा अभिजीत के कमरे में कदम रखने की जरूरत नहीं है। अपना सर पकड़कर बैठ चुकी थी। आखिर कैसे वो अपने जिद्दी बच्चे को सुधार सकती थी। बचपन में किए गए लाड प्यार की वजह से वो कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया था। इस पर तो अब अजीब ही घमंड और एटीट्यूड था। अपने जैसी क्लास में उठना बैठना तो इसने अपने बाप से ही पाया था। माँ की तो एक भी खूबी उसके अंदर मौजूद नहीं थी। गरीबों को तो अपने पाँव की धूल समझता था। ना जाने और इसके साथ आगे क्या होता। कामनी जी अपने बेटे के लिए प्रार्थनाएं करती रहती थीं। अभी भी अभिजीत गुस्से से ड्राइवर को गाड़ी निकालने का कहकर उसके साथ मॉल आ गया था। वो ठीक उसी ब्रांड की शर्ट लेकर वह घर वापस आया था। इस बार अपनी माँ के हाथ में देकर बोला कि मुझे ये शर्ट प्रेस कर दें। ये सुनकर उसकी माँ ने एक नज़र उसे देखा था। उस समय उससे बहस करना अपना सर दीवार पे मारने के बराबर था। उसकी फेवरेट शर्ट प्रेस करके दी तो वो घर से बाहर जा चुका था। कामनी जी अपने बेटे के काम आमतौर पर खुद ही किया करती थी। नौकरों को बहुत कम ही उसके कमरे में भेजा करती थी। अभिजीत बचपन से ही बहुत होशियार था। अभी उसकी पढ़ाई चल ही रही थी, मगर इसके साथ ही उसने अपना बिजनेस भी संभालना शुरू कर दिया था। कंपनी में वो अपना एक नाम बनाने लगा था। जुलाई का महीना था और आज गर्मी कुछ ज़्यादा ही थी। ऑफिस से गाड़ी तक आने का रास्ता उसने बड़ी मुश्किल से तय किया था। अगर एक गार्ड उसके सर पर छतरी लिए छाया किए हुए था, मगर इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि अब बस उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो जल्दी से जाकर अपनी गाड़ी में बैठा और जन करके गाड़ी वहाँ से भगा दी। गाड़ी में ऐसी ऑन हुआ तो उसे सुकून मिलने लगा। आधे घंटे के सफ़र के बाद वो घर पहुँचने वाला था। आज तो सूरज आग बरसा रहा था। वो अपनी ही धुन में गुनगुनाता हुआ सड़क पर जा रहा था कि तभी सिग्नल के करीब एक एक्सीडेंट हो गया। मोटरसाइकिल और ट्रक के बीच एक्सीडेंट हो चुका था। मोटरसाइकिल वाला बहुत जख्मी था और यूं मजबूरन वहां पर आने वाले सभी गाड़ियां जाम हो चुकी थीं। लोग गाड़ियों से निकल कर ये दृश्य देख रहे थे और जख्मी इंसान को एम्बुलेंस में डाला था, जबकि ट्रक से कई बोरियां जमीन पर नीचे गिर चुकी थीं। वो रास्ता ब्लॉक हो चुका था। लोग इन बोरियों को उठाकर ट्रक में रख रहे थे ताकि जल्द से जल्द रास्ता क्लियर हो सके। मगर अभिजीत ने एक बार भी गाड़ी से नीचे उतरकर ये दृश्य नहीं देखा था। भला उसे आज तक इंतजार करने की आदत थी ही कब। उसने गाड़ी रिवर्स करनी चाहिए, मगर उसके पीछे भी गाड़ियों की लंबी लाइन मौजूद थी। वो तो बीच में फंसकर ही रह चुका था। गाड़ी स्टार्ट रहती तो ऐसे भी चलता रहता, लेकिन तभी अचानक गाड़ी एक खड़खड़ाहट की आवाज़ करने के साथ ही बंद हो गई। शायद गाड़ी में पानी खत्म हो चुका था। अभिजीत को तो इन चीज़ों का पता भी नहीं था। उसने गाड़ी स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, मगर गाड़ी स्टार्ट ना हुई। ऐसे भी बंद हो चुका था और यूँ 10 मिनट बाद उस पर गर्मी हमला बोल चुकी थी। अभिजीत को अपनी सांस रुकती हुई महसूस होने लगी। वो गुस्से से सामने मौजूद ट्रक वाले को गालियां देने लगा कि इनकी वजह से उसे यहाँ पर गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ रही है।
उसका तो बस नहीं चल रहा था कि उड़कर घर पहुंच जाता। बाहर चिलचिलाती धूप और धुआं उड़ाती गाड़ियां, उसकी गाड़ी के शीशे पर धूल पड़ रही थी। फिर भी सांस लेने के लिए और ताज़ा हवा के लिए उसने गाड़ी के शीशे नीचे कर दिए। बाहर से थप्पड़ मारती हवा उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो भी यूं ही बैठा आसपास का दृश्य देखकर उलझन का शिकार हो रहा था कि जब दूर से 8 साल की बच्ची उसकी गाड़ी के पास आने लगी। अभिजीत ने तो उस लड़की को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था जो अपने साथ 3 साल के भाई का हाथ पकड़े उसी की तरफ आ रही थी। अपने ही ध्यान में स्टीयरिंग पर हाथ रखे हुए, माथे पर आए पसीने की बूंदें पोंछते हुए वो देख रहा था कि जब उसकी खिड़की पर किसी ने उंगली से दस्तक दी। फौरन पलटकर अभिजीत ने उस तरफ देखा था। सामने 8 साल की बच्ची खड़ी थी जिसके बाल मिट्टी से सने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी नहाई न हो। मुंह गंदा था, कपड़े भी फटे और मैले कुचैले थे। जबकि उसके साथ उसका भाई भी था, वो भी कुछ ऐसी ही हालत में था। कॉलर फटा था, पैरों में उसने अपनी उम्र से भी बड़े चप्पल पहन रखे थे जो कि टूटी फूटी थी। वो चप्पल शायद उसकी बहन के ही थे। वो 8 साल की लड़की अपने पैर बार बार गर्म तपती हुई सड़क से उठाती और एक दूसरे पर रखती थी। इस धूप से तो रोड आग उगल रही थी। उसने अपने हाथ में एक बॉक्स पकड़ रखा था जो उसने अपने भाई के सर पर रखा था ताकि उसे धूप से बचा सके। वो लड़की कहने लगी कि साहब जी पेंसिल खरीद लो, एक पेंसिल 5 रुपए की है। अभिजीत ने जब इस गंदी सी बच्ची को खुद से बोलते हुए देखा तो अगले पल उसके माथे पर बल पड़ चुके थे। कहने लगा, मेरी गाड़ी से दूर रहो। हाथ कैसे लगाए तुमने? मेरी गाड़ी को देखो, हाथ देखो अपने, दूर करो, दूर होकर खड़ी हो जाओ, चली जाओ यहाँ से। अभिजीत की नजरों में अपने लिए घिन देखकर वो लड़की हैरान हुई थी। फौरन अपने भाई का हाथ पकड़कर वो दूर खड़ी हो गई। कहने लगी, साहब जी दूर होकर खड़ी हो गई हूँ, आप मुझसे ये पेंसिल खरीद लो। मेरा भाई कल रात से भूखा है, इसने कुछ भी नहीं खाया, भूख से इसकी तबीयत भी बहुत खराब हो रही है। अगर आप ये पेंसिल खरीद लेंगे तो मैं अपने भाई को खाना लेकर दूंगी। उस लड़की की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी जिसे अभिजीत जैसे लोग महसूस नहीं कर सकते थे। अभिजीत गुस्से से उसके हाथों में मौजूद पेंसिल को देखकर कहने लगा, मैं इनका क्या करूंगा? जाओ जाकर औरों का सर खाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो, मुझे पेंसिल नहीं खरीदनी। फिर भी जब वो लड़की बार बार जिद करने लगी तो अभिजीत ने गुस्से से अपनी गाड़ी की खिड़की खोली थी। जैसे ही उसने खिड़की खोली तो खिड़की उस लड़की के पेट में लगी। वो अपने भाई समेत रोड पर गिर चुकी थी। अभिजीत गुस्से से गाड़ी से बाहर निकला और वॉलेट से 50 रुपए निकालकर उस लड़की के ऊपर फेंक दिए। कहने लगा कि पकड़ो और दोबारा मेरा दिमाग मत खराब करना। इस ट्रैफिक जाम और गर्मी ने वैसे ही मेरा पारा हाई कर रखा है। ये ना हो कि मैं तुम्हें गुस्से में अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दूं। अरे समझती क्या खुद को? प्यार की जुबान समझ नहीं आती? जब कह चुका हूँ कि कोई पेंसिल नहीं चाहिए फिर भी बार बार बकती जा रही हो। वो 50 रुपए अभिजीत वहीं पर फेंक चुका था। वो लड़की रो रही थी या फिर हैरान थी, अभिजीत ने देखने की परवाह भी नहीं की थी। उसने गाड़ी चलाई, तब तक रोड भी खुल चुकी थी। लड़की को वहीं छोड़कर वो अपने घर की तरफ रवाना हो चुका था। गाड़ी वो अपने घर तक लाया ही था कि जैसे ही घर के बाहर उसकी गाड़ी रुकी तो उसे पीछे से शोर की आवाज़ आई। उसने फौरन पलटकर देखा। ये अमीरों की कॉलोनी थी, यहाँ पर रहने वाले सभी लोग अमीर थे। अभिजीत ने जब देखा तो एक 11-12 साल का लड़का और लड़की सड़क पर बैठे रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, अपने माँ बाप को बुला रहे थे। उनके सामने सड़क पर एक बिल्ली का बच्चा जो कि अभिजीत की गाड़ी के नीचे आकर कुचल चुका था। उसकी पिछली दोनों टांगें टूट चुकी थीं। बिल्ली के बच्चे में अभी भी जान बाकी थी। वो लड़की जो कि शायद इस बिल्ली से प्यार करती थी, रोते हुए अभिजीत के पास आई जिसके हाथ खून से रंगे थे। अपने खून से रंगे हाथ उसने अभिजीत के कपड़ों पर मारे थे। धक्का देकर कहने लगी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बिल्ली को मारने की? आपको दिखाई नहीं दिया मेरी बिल्ली सड़क पर थी? आपकी वजह से मेरी बिल्ली की हालत हो गई। भगवान करे आप भी ऐसे ही किसी गाड़ी के नीचे आ जाएं, आपकी भी दोनों टांगे ऐसे ही टूट जाएं जैसे आपने मेरी बिल्ली के साथ किया। ये शब्द सुनकर जो थोड़ी शर्मिंदगी अभिजीत को हो रही थी वो तो खत्म हो चुकी थी। उसी पल बच्चों के माँ बाप भी वहां पर आ गए थे। अभिजीत गुस्से से बिफरा हुआ उस लड़की का मुंह दबोच चुका था। कहने लगा कि अभी तक लिहाज कर रहा था लेकिन तुम तो बदतमीजी पर ही उतर आई हो। जैसे तुम्हारी बिल्ली इस बिल्ली को कुचला है वैसे भी तुम्हें भी अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दूंगा, समझी तुम? इस मनहूस बिल्ली के बच्चे के पीछे तुम मुझसे बदतमीजी करोगी? इतना कहकर सारे लिहाज एक तरफ रखते हुए वो उस बच्ची को झटक कर अपने घर के अंदर आ गया था। जब कामनी जी को पता चला तो उन्होंने तुरंत अपने बेटे के ऊपर से पैसा उतार कर गरीबों को दिया और 100 गरीब लोगों को खाना खिलाया। कहने लगी कि ये क्या कर दिया तुमने? गाड़ी ध्यान से चलानी चाहिए थी, बेजुबान जानवर को मारना जानते भी हो, भगवान बहुत नाराज होता है। मगर अभिजीत को इन सब बातों से फर्क ही कहाँ पड़ता था। वो तो दिन ब दिन और घमंडी होता जा रहा था। उसे मतलब सिर्फ और सिर्फ अपनी अमीरी और पैसों से था। गरीबों के लिए नफरत बढ़ती ही चली जा रही थी। उसके दिल में प्यार सिर्फ अपने लिए था। उस दिन जब वो सोने के लिए लेटा तो बहुत थका हुआ था। उसके
अपने पापा से भी कुछ देर पहले ही लड़ाई हुई थी कि तुम्हारी वजह से मिस्टर मयंक ने इतनी बेइज्जती की है, तुमने उनकी बेटी को क्यों मारा? अरे बच्चों के साथ तुम्हारी कैसी जिद है? मगर अपने बाप को ऐसे ही बोलता छोड़कर वो अपने कमरे में आकर लेट चुका था। नींद से आंखें अब लाल हो रही थीं। उसने जैसे ही अपने सोने के लिए आंखें बंद की तो अचानक वही 8 साल की लड़की उसके नजरों के सामने घूम गई, जो कि बड़ी बुरी हालत में थी। मगर इसके बाद भी वो पेंसिलें बेच रही थी। उसने भीख नहीं मांगी थी, बल्कि अपने पास मौजूद पेंसिल को बेचा था। जब भी अभिजीत आंख बंद करता, वही लड़की बार बार उसकी आंखों के सामने आकर कह रही थी कि साहब जी, ये पेंसिल ले लो, मेरा भाई बहुत भूखा है। आप पेंसिल लोगे तो मैं इसे पेट भरकर खाना खिला सकूंगी। मेरा भाई बहुत भूखा है। ये शब्द सुनने थे कि अभिजीत की आंखें खुल गईं। रात का 1 बज रहा था, एसी चल रहा था, फिर भी उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। पानी के 2 गिलास पीने के बाद वो एक बार फिर बिस्तर पर लेटा था, मगर नींद तो जैसे उसकी आंखों से गायब थी। कानों में बार बार या तो बिल्ली के बच्चे की रोने की आवाजें गूंजती या फिर उस 8 साल की लड़की की जो अपनी पेंसिल उसके पास बेचने आई थी। सारी रात ऐसे ही बेचैनी में गुजर गई। सुबह जब अभिजीत कमरे से बाहर आया तो उसकी लाल आंखें देखकर उसकी माँ भी परेशान हो गई। कहने लगी कि ये आंखें क्यों लाल कर रखी हैं? क्या रात भर नींद नहीं आई? वो तो नींद न पूरी होने की वजह से और चिड़चिड़ा हो गया था। अपनी माँ से भी बदतमीजी करने लगा कि ये क्या बच्चों की तरह हर वक्त मुझसे सवाल जवाब करती रहती हैं। कोई मुझे इस घर में सुकून से रहने देगा या नहीं? कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ। उसने आज नाश्ता भी थोड़ा बहुत ही किया था। फिर ऐसे ही खराब हुलिये में अपना मोबाइल और कार की चाबी लेकर घर से बाहर निकल गया। ऑफिस जाने से भी मना कर चुका था। कहने लगा कि आज मेरा दिल सिर्फ घूमने फिरने का है, इसलिए ऑफिस पर मेरा इंतजार ना कीजिएगा। बाप ने पहले भी कभी सख्ती नहीं की थी, इसलिए अभी उसे आजाद छोड़ दिया। वो सारा दिन ऐसे ही आवारा घूमता रहा, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी उसके अंदर उतरने लगी थी। भूख भी उसे बहुत लगी थी। खाना खाने के लिए अपने फेवरेट रेस्टोरेंट गया, लेकिन खाना सामने देखकर एक बार फिर वही बच्चा उसकी नजरों के सामने घूम गया जो अपनी बहन का हाथ पकड़े खड़ा था, जिसके पैरों में चप्पल नहीं थी। बड़ी ललचाई हुई नजरों से एक उम्मीद के साथ उसे देख रहा था। एक बार फिर वो दृश्य याद आने लगा। आने पर अभिजीत बेचैन हो चुका था। दिल ही दिल में कहने लगा कि 50 रुपए फेंक कर तो आ गया था, उसे लेकर कुछ ना कुछ तो उन लोगों ने खा ही लिया होगा। ऐसे ही गरीब बेसहारा लोग तो मैं रोज देखता हूँ, जो इस तरह के ड्रामे करके अमीर लोगों से पैसे बटोरते हैं। आखिर ये दोनों बार बार मेरे दिमाग से क्यों नहीं निकलते? ये सोचकर वो खाना खाए बगैर वहां से निकल आया था। भूख तो जैसे उसकी मिटी चुकी थी। बेमतलब सड़कों पर घूमने के बाद वो घर आ चुका था। बाल बिखरे हुए थे, कॉलर के बटन भी खुले थे। कामनी जी ने अपने बेटे की हालत देखी तो हैरान रह गई थी। कुछ दिनों से वो अपने बेटे की हरकतों को नोट कर रही थी। बेटा, तुमने अपना क्या हाल बना लिया है? कहाँ उनका बेटा जो अपने बाल को थोड़ा सा भी खराब नहीं होने देता था? शर्ट पर एक भी सिलवट होना तो जैसे घर में तूफान आने के बराबर था। फिर आज अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर कामनी घबरा सी चुकी थी। अपने बेटे के पास आकर बैठी और कहने लगी, जाओ कपड़े चेंज करो। मगर अभिजीत वहीं सोफे पर लेट चुका था। कहने लगा कि नहीं, बस मैं ऐसे ही ठीक हूँ। वो अजीब सी कश्मकश में खोया हुआ था, कहीं पर सुकून नहीं आ रहा था। कामनी ने पूछना भी चाहा, मगर अभिजीत ने कुछ भी न बताया। कहने लगा कि बस नींद से दिमाग बाहरी है। जब भी आंखें बंद करता हूँ तो अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। मैं ठीक से सो भी नहीं पा रहा, ना ही आराम कर पा रहा हूँ। कुछ खाता हूँ तो फिर दिमाग घूम जाता है और खाने से भी दिल उठ जाता है। गोलमोल बातें करके अभिजीत वहां से जा चुका था। कामनी जी तो दिन ब दिन अपने बेटे की हालत देखकर परेशान रहने लगी थीं। उस रात तो हद ही हो गई। अभिजीत के कमरे से अचानक चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। कामनी जी और उनके पति अपने कमरे में सो रहे थे जब अभिजीत के चिल्लाने की आवाज सुनकर वो दोनों उसके कमरे में आए थे। बेड पर लेटकर अभिजीत चीख चिल्ला रहा था, कह रहा था कि मैं मरना नहीं चाहता, छोड़ दो मुझे, मेरी टांगों को मत कुचलो, मैं अपाहिज नहीं होना चाहता, प्लीज मुझ पर ये जुल्म मत करो। अभिजीत नींद से जाग तो चुका था, मगर अभी तक बदहवासी में बड़बड़ा रहा था। डरते हुए कहने लगा कि मेरी टांगों में जान ही नहीं है, इन लोगों ने मेरी टांग काट दी है। मम्मा, मुझे उस लड़की की बद्दुआएं लग चुकी हैं। मैंने उसकी पालतू बिल्ली को मारा था और अब मेरी टांगे वो लड़की कटवा रही है। वो बिल्ली का बच्चा मरने के बाद भी अपनी टूटी हुई टांगों के साथ बिल्कुल जिंदा बैठा था, मुझे ही देख रहा था। बदहवासी में अभिजीत ना जाने अपनी माँ से क्या क्या बोल रहा था। माँ ने उसे पानी पिलाया, मगर उसे उल्टी आ गई। पानी का घूंट भी उसके हलक से नीचे नहीं उतरा था। खाना पीना तो वैसे ही उसने बिल्कुल न होने के बराबर कर दिया था। अपने बेटे की हालत देखकर वो उसकी नजर उतारने लगी। आखिर बेटे को क्या हो गया है? मगर धीरे धीरे अभिजीत को शायद एहसास होने लगा था कि सब कुछ उसके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने 2 गरीब बहन भाइयों की मदद नहीं की थी। वो उसके पास पेंसिल बेचने आई थी और अगर वो चाहता तो पेंसिलों की पूरी फैक्ट्री खरीद सकता था। क्या था कि अगर वो उन बच्चों के साथ आराम से बात कर लेता, पेंसिल खरीद कर उन्हें पैसे दे देता, तो शायद आज ये सब कुछ ना हो रहा था।
फिर वो मासूम बच्ची जिसकी बिल्ली का बच्चा उसने कार के नीचे कुचल दिया था। सबसे पहले तो अभिजीत मार्केट गया था, जहाँ से उसे खूबसूरत सफ़ेद रंग का अच्छी नस्ल का बिल्ली का बच्चा लिया और उसे पिंजरे में बंद करके उस लड़की के घर के बाहर आया था। अभिजीत जैसे इंसान को अपने घर उसके बाहर खड़ा देखकर वो औरत परेशान हो चुकी थी, खुद बाहर आई थी। अभिजीत से काफी कड़े स्वर में बात करके कहने लगी कि तुम यहाँ क्यों आए हो, मगर अभिजीत ने अंदर आने की परमिशन मांगी। वो लड़की वहीं पर खड़ी थी जिसने अभिजीत को बद्दुआएं दी थी। अभी भी अपनी बिल्ली की याद में वो सूख कर काटा हो चुकी थी। अभिजीत उसके पास बैठा और उसने माफी के तौर पर बिल्ली का नया बच्चा उपहार में उस लड़की को दे दिया था। वो लड़की पहले तो अभिजीत को घूर घूर कर देखती रही, मगर जब बिल्ली के बच्चे को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल चुकी थी। वो बिल्ली का बच्चा देखकर अभिजीत को थैंक्स करने लगी। दिल ही दिल में कहीं न कहीं अभिजीत भी भगवान के आगे शर्मिंदा था कि उसकी हठधर्मी की वजह से एक मासूम जान इस दुनिया से विदा हो गई। बहरहाल वो घर से निकल चुका था। अब उसका अगला रुख वही सिग्नल था जहां पर उसे वो दोनों बहन भाई मिले थे। 2 हफ्तों तक वो रोजाना वहां पर जाता और गाड़ी घुमाता रहा। आसपास के लोगों से भी उन दोनों बहन भाइयों के बारे में पूछता रहा, मगर किसी को भी उनके बारे में पता नहीं था। अभिजीत की पर्सनालिटी तो बिल्कुल ही बदल कर रह गई थी। ना ही अब वो नौकरों पर चिल्लाता था और ना ही उसमें अब किसी तरह का घमंड और एटीट्यूड रहा था। दर दर भटक कर सिर्फ और सिर्फ उन दोनों बहन भाइयों को वो ढूंढता रहा। जब एक दिन एक आदमी ने उसे बताया कि वो दोनों पेंसिल बेचने वाले बहन भाई फला बस्ती में रहते हैं। अभिजीत उस बस्ती में अपनी गाड़ी लेकर आया था, मगर बस्ती के रास्ते पतले थे, उसकी गाड़ी नहीं जा सकती थी। उसने गाड़ी खड़ी की और पैदल चलकर आगे आ गया। वहां पर बहुत सारे बच्चे थे जो खेल रहे थे। उसकी गाड़ी देखकर उसकी गाड़ी के आसपास जमा हो गए। वहां पर एक कोने में छोटी सी झोपड़ी में उसे वो दोनों बहन भाई भी नजर आ गए थे, जिनके माँ बाप का देहांत हो चुका था। माँ बच्चे के जन्म के साथ समय दुनिया से विदा हो गई। उससे पहले बाप भी मर चुका था। बस दोनों बहन भाई ही थे। वो बच्ची पेंसिल बेचकर ईमानदारी से कमा रही थी। अभिजीत को देखकर पहले तो वो थोड़ी घबराई, लेकिन फिर अगले ही पल कहने लगी कि साहब जी 2 मिनट यहीं रुकना, मैं आती हूँ। वो भागकर अपने झोपड़े में वापस गई और एक पोटली से 50 रुपए का नोट निकालकर बाहर आई थी। वो 50 रुपए का नोट उसने लाकर अभिजीत को दिया। कहने लगी, साहब जी मैं भीख नहीं लिया करती। मेरी माँ ने कहा है कि भीख मांगकर खाना अच्छी बात नहीं होती। भगवान भीख मांगने वालों से बहुत नाराज होता है। आपकी गाड़ी का बहुत पीछा किया, आपको बहुत ढूंढा, मगर आपका घर नहीं मिला। ये पैसे आप अपने पास रख लें। इस लड़की की बात सुनकर अभिजीत की आंखों में आंसू आ चुके थे। वो तो जैसे शर्मिंदा सा हो चुका था। वो 50 रुपए उसने अपने हाथ में लिए और देखने लगा कि कितनी खुददार और आत्मसम्मान से भरी लड़की थी। भीख नहीं लेती थी, अगर चाहती तो इस पैसे से अपने भाई को खाना खिला सकती थी। अभिजीत की बेइज्जती करने के बाद भी वो कितने आराम से उससे मुस्कुराकर बात कर रही थी। अभिजीत वहीं घुटनों के बल बैठा और उस लड़की से कहने लगा कि मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मैंने उस दिन तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया। अगर हो सके तो मुझे अपना अंकल समझकर माफ कर देना। वो मासूम फूल जैसा दिल रखने वाली लड़की थी। उसने अभिजीत को माफ कर दिया और एक बार फिर अपनी पेंसिल लेकर आ चुकी थी। कहने लगी, क्या आपको आज पेंसिलें चाहिए? उसके पास उस वक्त 20 पेंसिलें थीं जिनका 100 रुपये बनता था। अभिजीत ने वो सारी पेंसिलें लीं और 100 रुपये उसे दिए तो वो खुशी खुशी लेकर अभिजीत का धन्यवाद करने लगी। दोनों बहन भाई बहुत खुश हो गए थे। जबकि अभिजीत अपने दिल में शांति महसूस कर रहा था। आज उसे भूख लग रही थी। उसने पेट भरकर खाना खाया था। आज की रात वो सुकून से सोया था। आज उसे किसी की रोने की आवाज़ नहीं आई थी। लेकिन अब सिर्फ इतना ही नहीं, वो और भी बहुत कुछ करना चाहता था। अगले ही दिन वो वापस गया और उन दोनों बच्चों को अपने ही बनाए गए अनाथ आश्रम में रख लिया, जहाँ पर वो दोनों बच्चे न सिर्फ पेट भरकर खाना खा सकते थे, बल्कि उनका स्कूल में एडमिशन करवा दिया गया। कामनी जी तो हैरान थी कि भगवान ने मेरे बेटे को सही दिशा दिखाई थी। जो हुआ अच्छा हुआ था। वो खुश थी कि उनका बेटा सही रास्ते पर आ चुका था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।